नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 17th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर किए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, ट्राई दिस। बेंड योर आर्म एट एल्बो, ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द आर्म, स्ट्रेटन द आर्म एंड ऑब्जर्व द सेम मसल्स अगेन। देखिए क्या कहा गया है, आपका जो आर्म है, आपका जो हाथ है, वो कोहनी में से दबाना है, यानी बेंड करना है, कोपऱ्यातून वाकवायचा हाथ। तो जब हम बेंड किया होगा हाथ, तब आपने फ्रंट के मसल्स को और बैक के मसल्स को आर्म के ध्यान देकर देखना है। क्या होता है, जब आपने आर्म बेंड किया होगा तो जो फ्रंट के मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, उनकी साइज यानी एक स्थान पर वो सिकुड़ गए होंगे, आखडलेले असतील। और बैक के जो होंगे वो रिलैक्स हुए होंगे, लंबे हो चुके होंगे वो मसल्स। और जब स्ट्रेटन करेंगे आप हाथ को, तब सामने वाले लंबे हो जाएंगे मसल्स, और पीछे वाले जो है ट्राइसेप्स जिन्हें कहते हैं, जो बाइसेप्स होते हैं वो लंबे हो जाएंगे, और ट्राइसेप्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वैसे ही डू द सेम विथ योर लेग फोल्डिंग्स इन एट द नी जॉइंट। डिड यू एक्सपीरियंस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एट एवरी मोमेंट। जब आप अपने पैरों के मसल्स को करेंगे, नी में से, घुटने में से जब आप ये करोगे, बेंड करोगे, तब भी आपको ये एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स का। तो मसल्स काम ही ऐसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके, ठीक है। Muscle fibers and muscular tissues are formed from special type of contractile proteins due to which this contraction and relaxation is possible. Muscles जो होते हैं वो एक विशेष तरह के फाइबर्स यानी धागों जैसे मस्कुलर टिश्यूज से बने हुए होते हैं, जो जिनमें कुछ विशेष प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। Muscular tissues are made up of the long cells of muscle fibers. Muscular tissues, muscles के जो टिश्यूज होते हैं वो लंबे लंबे सेल से, फाइबर धागों जैसे लंबे लंबे सेल से बने हुए होते हैं। मस्कुलर मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन दीज सेल्स। मसल्स का मूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं, आखडतात किंवा मोठे होतात, सिकुड़ते हैं या फिर लंबे होते हैं। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं। 3 मुख्यतः टाइप्स होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। देखते हैं एक एक। स्ट्राइटेड मसल्स यानी उनके ऊपर स्ट्राइशंस होते हैं। स्ट्राइशंस यानी पट्टे होते हैं, पट्टे ऐसे लाइंस होते हैं, बैंड्स होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइशंस होते हैं। उनकी विशेषता देखते हैं। मसल सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। स्ट्राइटेड मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के, और मल्टीन्यूक्लिएट यानी एक ही मसल के सेल में, एक सिंगल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं एक से, और इनके कोई ब्रांचेस नहीं होते, ये ब्रांच नहीं होते, बस सिंगल धागे जैसे होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स जैसे, ठीक है। और स्ट्रक्चर, देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन दीज मसल्स एट दे आर अटैच्ड टू बोन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये जो होते हैं उनके ऊपर अल्टरनेट लाइट कलर के और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं, पट्टे होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे इच्छा के अनुसार होती है।
हमारे इच्छा के अनुसार ये मूवमेंट करते हैं, तो इसके कारण उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बोन्स के ऊपर चिपके हुए होते हैं, हमारे हाथों के बोन्स के ऊपर, हमारे पैरों के बोन्स के ऊपर जो है स्केलेटन के ऊपर अटैच हुए होते हैं। दे मूव एज पर अवर विल, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। फंक्शन क्या है? दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रनिंग, स्पीकिंग एटसेट्रा। ये मसल्स क्या करते हैं? हमारे जो हाथों के मूवमेंट है, हमारे जो पैरों के मूवमेंट है, जैसे भागना हो गया, चलना हो गया, हाथ से कोई चीज़ उठानी हो गया, ठीक है, और स्पीकिंग, जो हमारे माउथ के जो जॉ के मसल्स होते हैं, जो हम इच्छा से अपना मुंह हिलाते हैं, तो वो भी ये स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स देखिए, मसल सेल्स आर शॉर्ट, स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। ये जो मसल सेल्स होते हैं नॉन स्ट्राइटेड, इनके ऊपर स्ट्राइशंस नहीं होते। इनका दूसरा नाम है स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये स्मूथ होते हैं दिखने में और इनके ऊपर कोई स्ट्राइशंस नहीं होते, कोई पट्टे नहीं होते, इसलिए उन्हें नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। और ये इनके सेल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप यानी क्या? टेपरिंग एट द एंड्स और वाइड एट द सेंटर, यानी एंड्स की तरफ, टोका कड़े एंड्स की तरफ वो जो होते हैं वो नैरो होते हैं और मिडल पार्ट में वो चौड़े होते हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। और यूनिन्यूक्लिएट यानी इनके एक मसल सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, अनलाइक स्ट्राइटेड मसल्स। और दे हैव नो ब्रांचेस, ये ब्रांचेस नहीं होते इनमें। ठीक है, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होते। स्ट्रक्चर, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट, इनके ऊपर बैंड्स नहीं होते, डार्क और लाइट अल्टरनेट बैंड्स नहीं होते। नॉट अटैच टू बोन्स, ये बोन्स को अटैच नहीं होते, इसके लिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी नहीं कहा जाता। देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, हेंस दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपना अपना काम करते रहते हैं, तो इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। तो ये होते कहाँ पर है? हमारे एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारा जो स्टमक होता है, खाना खाने के बाद स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है ताकि फूड का डाइजेशन, जो हमने खाया है फूड, वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सके, इसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है। वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो वो इनवॉलंटरी हो गया। फिर इंटेस्टाइन के मसल्स हो गए वगैरह, ये भी हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं। और ब्लड वेसल्स में जो मसल्स होते हैं, यानी उनका वाइडनिंग हो गया या नैरोइंग हो गया, वो भी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए होता है, तो वो भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो इसके कारण उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये स्मूथ मसल्स होते हैं। फंक्शन, मूवमेंट्स ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमारी जो आंखें होते हैं वो बंद चालू होते रहते, वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होते। एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर ज़्यादा समय तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिक होते हैं। तो ये स्मूथ मसल से होता है। हम जो खाना खाते हैं, अगर आप उल्टे भी हो जाए, सिर के बल खड़े हो जाए, और अगर आप कोई खाना खाते हैं तो वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चला जाएगा पेट में, ऊपर की दिशा में। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि मसल्स उसे भेजते हैं, जो हमारा अन्न नलिका जो होती है वो भेजती है, उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं उस मोमेंट को। मसल्स को कंट्रोल करके वो ऊपर यानी पेट के अंदर भेजती है खाने का निवाला। फिर है ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो भी इनवॉलंटरी होता है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, थर्ड टाइप। देखिए, मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड। ये जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं मसल के सेल्स, ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये ब्रांच होते हैं, ब्रांच
इनके ब्रांचेस होते हैं। देखिए इनमें भी ब्रांचेस नहीं है, इनमें भी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। उन पर थोड़े स्ट्राइशंस भी होते हैं, तो ये दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर होता है। स्ट्रक्चर, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, इनके ऊपर भी अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। द हार्ट इज मेड अप ऑफ दीज मसल्स, ये कार्डियक, कार्डियक यानी क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियो यानी हार्ट होता है, तो कार्डियक मसल्स यानी हार्ट के मसल्स, ये केवल स्पेशल टाइप ऑफ मसल है जो केवल और केवल हार्ट में ही होते हैं, ठीक है। हार्ट जो होता है वो इनसे बना हुआ होता है, इन मसल से। देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, ये हमारी इच्छा के अनुसार ये भी जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं होती इनकी। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली, यानी वो एक ताल जो होता है रिदम के साथ वो धक 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 ऐसे वो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और वो कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कमाल की बात है। अगर कोई 60 या 70 एज या 80 ईयर्स का है तो यानी 80 वर्षों से उसके वो मसल्स, कार्डियक मसल्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं बिना थके, तो ये उनकी विशेषता होती है। फंक्शन जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इनके द्वारा किया जाता है। कैन यू रिकॉल विच टाइप ऑफ मसल इज द डायफ्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो डायफ्राम होता है हमने देखा है, डायफ्राम यानी एक पर्दा होता है, पर्दा कर्टन लाइक ये होता है मस्कुलर कर्टन, जो थोरैसिक कैविटी यानी छाती के कैविटी को अलग करता है एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के कैविटी को। तो वो किन मसल्स से बना हुआ होता है ये पूछा गया है। तो देखिए वो जो बना हुआ होता है वो नॉन स्ट्राइटेड मसल से बना हुआ होता है, इन मसल से, नॉन स्ट्राइटेड, ठीक है, इनवॉलंटरी। क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय फीलिंग देम विथ योर हैंड। Why is it possible for you to identify things like notebook, textbook, bench, compass box, etc. only by touching them? कुछ आप अगर आंखें बंद करके अगर आप वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं हाथों से, टच करके, स्पर्श करके, तो आप वो पहचान सकते हैं, जो आपकी जानी पहचानी चीज़ होती है उसे पहचान सकते हैं कि ये नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है या बेंच है या कंपास है वगैरह, ये आप केवल टच करके जान सकते हैं। तो ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। नर्वस टिश्यू, ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द सिंगर बाय मियरली लिसनिंग टू द सॉन्ग और आइडेंटिफाइड व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय द मियर स्मेल। व्हाट हेल्प्स अस टू डू दिस। देखिए आपने कई बार गाना सुनते समय आप अपने आप नाम पढ़े भी ना उस गायक का, आप बता सकते हैं। कई बार आपका फेवरेट सिंगर हो तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वो गायक या गायिका कौन है, केवल सुनने के बाद। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वो नाम कौन सा है। या फिर आपका फेवरेट डिश पदार्थ अगर बन रहा है किचन में, आपकी माँ बना रही है, तो केवल आप सुगंध से उसके पहचान सकते हैं कि वो कौन सा पदार्थ है। तो ये कौन हमें मदद करता है ये जानने के लिए। Nervous tissue enables us to respond to stimuli like touch, sound, odor, color, etc. हमारे जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें जैसे आंखें से हम दृष्टि देख सकते हैं, नाक से हम सुगंध ले सकते हैं, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो उनको जब स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस यानी क्या, उनको जब ये मिलता है, क्या कहते हैं उसे, देखिए जब नाक को कोई गंध आती है, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, बुरी बदबू हो या खुशबू हो, तो उसे कहते हैं स्टिमुलस। यानी जो ऑर्गन जिससे रिसीव कर सकता है वो जब उसे मिलता है तो उसे कहते हैं स्टिमुलस। जैसे आप स्किन को कोई गर्म वस्तु से टच करेंगे तो टेम्परेचर सेंसिबिलिटी होती है उसकी स्किन की, तो वो उसके लिए ये हो गया स्टिमुलस, ठीक है। आंखों के लिए अगर बहुत ब्राइट रोशनी आती है, बहुत तेज रोशनी आती है आंखों के सामने, प्रकाश, तो आप आंखें बंद कर देंगे, तो ये भी उसके लिए स्टिमुलस है। आंखों के लिए प्रकाश हो या कलर हो, नाक के लिए ओडर हो, स्मेल, ठीक है, कानों के लिए साउंड हो,
स्किन के लिए टच हो, ये सारे उसके पर्टिकुलर स्टिमुला है हर किसी के। स्टिमुलस एक वचन, स्टिमुला अनेक वचन। Cells of the nervous tissue are specially made to become excited and to conduct that excitation from one part of body to other। ये जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिन्हें कहा जाता है, नर्व सेल्स, वो हमारे बॉडी के बीच में एक वायरिंग की तरह होते हैं। अगर हम टच करते हैं तो वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उस पॉइंट पर हमारे स्किन के हमारे हाथ में अंदर से ये नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल जो होते हैं वो पूरा कनेक्ट करवाए हुए होते हैं ब्रेन के साथ। तो वो सिग्नल कैरी करते हैं कि ये टच इस चीज़ का है। ये ब्रेन को वो टच बताते, कैरी करवाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उसे एनालाइज करके पहचानता है। तो ये कनेक्ट करने के लिए हमारे हाथों से या हमारी जीभ से टेस्ट जानने के लिए, या नाक से जो गंध है वो जानने के लिए, पहचानने के लिए, कानों से आवाज़ पहचानने के लिए, ये जो होते हैं वो सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट किए हुए होते हैं ब्रेन के साथ। तो वो वायर जैसे करंट कैरी करती है, वैसे ये कैरी करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है। द सेल बॉडी विच कंटेन्स द साइटोप्लाज्म and the nucleus is the main part of each nerve cell। सेल बॉडी कैसे बनती है देखिए, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस तो होता ही है एक पार्ट में नर्व सेल के, और न्यूमरस स्मॉल ब्रांच्ड फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है नर्व सेल का, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की एक नर्व सेल से बना हुआ होता है, कई सारे नर्व सेल्स के साथ बना होता है। तो यहाँ इसके एक पार्ट में ऐसा सेल बॉडी होती है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये जो होता है ये एक लंबा ब्रांच होती है उसकी, उसे कहते हैं एक्सॉन। ठीक है। और उसके कई सारे अटैच पॉइंट्स होते हैं, कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होते हैं, उन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। तो न्यूमरस स्मॉल ब्रांच फाइबर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से अराइज होते हैं डेंड्राइट्स। So one of the fibers however is extremely long, it is called the axon। ये होता है axon। ठीक है। इसके ऊपर भी कवरिंग होती है। The length of the nerve cell may even be up to 1 meter। कुछ नर्व सेल्स, यानी एक सिंगल नर्व सेल जो है उसकी लेंथ अगर गिनोगे आप, कुछ जो होते हैं वो पूरे 1 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी एक सिंगल सेल 1 मीटर लंबी। Many nerve cells are bound together with the help of connective tissue to form नर्व। तो कई सारे नर्व सेल्स, यहाँ से दूसरी नर्व सेल अटैच होती है, यहाँ पर दूसरी सेल अटैच होती है, ऐसे पूरा वायरिंग का नेटवर्क बनाते हैं वो। ठीक है। तो इससे न्यूरॉन बनते हैं, नर्व जिसे कहते हैं। नर्व टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी। नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन के नीचे से एक वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, पाठीचा कणा ज्याला म्हणतात, तो उसमें उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में से पूरे बॉडी में जो है नेटवर्क ऑफ नर्व्स फैला हुआ होता है। इन मोस्ट एनिमल्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू a stimulus occurs due to the integrated functioning of nervous tissue and muscular tissue। तो क्या होता है बहुत से एनिमल्स में, जो अगर समझ लीजिए आप कोई गर्म वस्तु को टच करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, आप जब टच करेंगे तब उस वहां पर जो न्यूरॉन अटैच हुआ होगा वो सिग्नल कैरी करता है ब्रेन तक, और वो ब्रेन तक सिग्नल भेजने के बाद ब्रेन को पता चलता है कि ये गर्म है बहुत, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है इसका टच कंटिन्यू करना। तो फिर से ब्रेन उसे सिग्नल भेजता है कि ये वापस हाथ अपना वापस कर लो। तो उससे वो हमारे हाथ को पता चलता है, आदेश जाता है हमारे हाथ को, मसल्स को हमारे हाथ के, तो हम मसल्स को आदेश देते हैं, हमारा ब्रेन आदेश देता है और वो वापस आ जाता है। तो ये जो होते हैं, हम जो मूवमेंट्स करते हैं, जो भी मूवमेंट्स करते हैं वो
नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, परस्पर सहयोग करके ये मूवमेंट हम कर सकते हैं। बैलेंसिंग जो होता है, हम जो चलते चलते या फिर साइकिल चलाते समय शुरुआत में सीखते समय हम गिर पड़ते हैं, लेकिन बाद में हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिलने के बाद हम बैलेंस करके चला सकते हैं साइकिल, क्योंकि उस समय हमारे पैरों के लेग्स के मसल्स, हाथों के मसल्स ब्रेक दबाने के लिए वगैरह, और हमारे ब्रेन के जो नर्वस टिश्यू होता है वो सारे परस्पर सहयोग करके एक दूसरे की मदद करके वो काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया आपको कि एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है, यानी सारे ऑर्गन्स सिमिलर तरीके से समान प्रमाण में वो ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ बहुत लंबा हो चुका है एक व्यक्ति का और दूसरा हाथ छोटा ही रह गया, ऐसा नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन प्लांट्स का जो होता है वो कुछ हिस्से ही ग्रो करते हैं, कुछ हिस्से ग्रो नहीं करते हैं। फिर एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर आयु तक ही ग्रो करते हैं, यानी अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बींग्स की जो होते हैं वो 15, 16, 17, 18 तक ग्रो करते हैं, जो हाइट वगैरह होती है वो, बाद में हाइट नहीं ग्रो करती। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो डिसप्रोपोर्शनेट होती है, और एनिमल्स की ग्रोथ प्रोपोर्शनेट होती है, यूनिफॉर्म होती है। प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो लाइफ टाइम होती है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, और एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो पर्टिकुलर एज तक होती है। व्हाई डज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ऑकर ओनली एट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। देखिए, इसका कारण यह है प्लांट के कुछ पार्ट्स में ही वो ग्रो करते हैं, बाकी प्लांट की बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है, डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर हिस्सों में ही होते हैं प्लांट्स के। पूरे बॉडी में, प्लांट के पूरे बॉडी में वो डिवाइडिंग सेल डिवीजन एक्टिव नहीं होती। कुछ पर्टिकुलर जैसे टिप्स हो गए वगैरह, तो वहां पर वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं सेल्स। ठीक है, उसके कारण वो पर्टिकुलर पार्ट्स में ही प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। Try this. As shown in the figure 17.3, place an onion on each gas jar in such a way that its base, that is roots, will remain deep in water. देखिए, दो जार्स लेने हैं A और B, और ओनियन लेने हैं, ठीक है, जिनके रूट्स हो थोड़े निकले हुए, पानी भरना है जार्स में। ठीक है, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑफ बोथ द ओनियंस ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे। क्या करना है? दो ओनियंस रखने हैं पानी में, उनके टच होने चाहिए रूट्स जो है वो पानी से, और पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन उनकी हाइट यानी लेंथ कितनी बढ़ती है वो देखना है। ऑन द फोर्थ डे कट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द रूट्स ऑफ द ओनियन इन फ्लास्क बी। बी में जो है क्या कहते हैं ओनियन, उसके 1 सेंटीमीटर जो है वो कट करने हैं। Measure the length of the roots of both onions for the next 5 days and record your observations in the following table. तो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने टेबल में। देखिए, क्वेश्चन क्या है? Which onion has longer roots? Why? तो इसका आंसर ये होगा कि बी जो होगा जार, उसमें जो ओनियन होगा उसके रूट्स छोटे होंगे, और ए के जो है वो ग्रो करते रहेंगे। इसका कारण क्या है? व्हाई डिड द रूट्स ऑफ द ओनियन इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग। बी जार में जो रूट्स है उनकी ग्रोथ क्यों स्टॉप हो गई, ये पूछा है। क्यों? देखिए, हमने क्या किया है, चौथे दिन क्या किया था कि उनके टिप्स कट कर दिए थे, यानी उनके जो एंड्स थे, उनके जो छोर थे, टोकजे होते, वो कट कर दिए। ये बात ये होती है कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, उनके केवल टिप्स में ही ग्रो करने वाले सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बाकी हिस्सों में नहीं होते। यानी इनके टिप्स में ही, इनके टिप के हिस्से में ही, रूट के टिप में ही ग्रो करने वाले सेल डिवाइडिंग सेल एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके कारण अगर हम टिप्स कट कर देंगे तो ये रूट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिवाइडिंग एक्टिव सेल्स थे वो ही चले गए, तो ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे।
उन्हें कहा जाता है जो डिवाइडिंग एक्टिव डिवाइडिंग टिश्यू जो होते हैं उन्हें कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑकर्स इन दोज पार्ट्स ओनली। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, जिनके कारण ग्रोथ होती है, वो केवल कुछ हिस्सों में ही होते हैं, कुछ भागों में ही होते हैं प्लांट्स के। उसके कारण उन हिस्सों में ही प्लांट्स के ग्रोथ हो सकती है। Cells of meristematic tissue contain thick cytoplasm, a conspicuous nucleus and a thin cell wall and are compactly packed together। जो meristematic tissues के जो cells होते हैं उनमें थिक साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है घना सा, और कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस यानी माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली दिखाई देने वाला एक डार्क कलर का स्पष्ट दिखाई देने वाला बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, ठळक ज्याला म्हणतात। और थिन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है क्योंकि नए नए यंग सेल्स होते हैं, ठीक है। जो ओल्डर सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है, ये यंगर होते हैं, और बहुत नजदीक नजदीक उनके सेल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं वो। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन दीज सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में वैक्यूल्स रेयरली होते हैं या नहीं होते बहुत बार। These cells are highly active, ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करते रहते हैं ये, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ इन इज द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनका काम क्या होता है? एक्टिवली डिवीजन चालू रखना, कंटिन्यू रखना और प्लांट की ग्रोथ जारी रखना। According to the location, meristematic tissue is of 3 types as given below। लोकेशन, कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है वो टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके अनुसार मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। देखिए, पहला है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल यानी एपेक्स पर होने वाला, एपेक्स पर यानी उसके शिखर पर होने वाला, प्लांट के शिखर पर जो होता है, ऊपर वाले एंड पर जो होता है उसे कहते हैं एपेक्स। तो अपाइकल मेरिस्टेम उसे कहते हैं। एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, यहां पर एपेक्स पर, स्टेम के एपेक्स पर, यहां पर भी होता है, ठीक है, यहां पर ब्रांचेस के एंड पर, मेन ब्रांच के एंड पर और रूट्स के एंड पर भी होता है। तो इन्हें कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, एपेक्स पर होने वाले अपाइकल मेरिस्टेम। इनका काम क्या होता है? इंक्रीजेस द फंक्शन ऑफ द रूट एंड स्टेम। इनका काम होता है स्टेम की लेंथ बढ़ाना, हाइट बढ़ाना प्लांट की, और रूट्स की भी लेंथ बढ़ाते रहना, ठीक है। रूट्स को भी ग्रो करना पड़ता है ना, प्लांट के पानी के खोज में रूट्स को ग्रो करना पड़ता है, और स्टेम को भी ग्रो करना पड़ता है प्रकाश के खोज में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जहां पर नए ब्रांचेस जहां से निकलते हैं, जहां पर नए ब्रांचेस होते हैं, जो यहां पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। और जहां से लीव्स होते हैं ना, लीव्स जहां पर अटैच हुए होते हैं, ब्रांचेस पर जहां पर लीव्स अटैच हुए होते हैं, उस पॉइंट पर भी ये अटैच हुए होते हैं, सॉरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इनका फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इनका काम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का नए नए ब्रांचेस बनाना, ठीक है, यहां से, ठीक है, लीव्स बनाना नए नए, और फ्लावर्स को भी प्रोड्यूस करना, ठीक है। और लास्ट है लैटरल मेरिस्टेम, ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ रूट एंड स्टेम। यहां पर ये जो होते हैं, ये साइड के वॉल्स पर ये जो होते हैं वो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। इनका क्या काम होता है? इंक्रीजेस गर्थ दैट इज डायमीटर ऑफ द रूट एंड स्टेम। ये क्या करते हैं? जो चौड़ाई है, स्टेम की चौड़ाई और रूट की भी चौड़ाई, अपाइकल मेरिस्टेम लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नए नए ब्रांचेस डेवलप करता है, लीव्स डेवलप करता है, और लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम की और रूट्स की चौड़ाई जो है, डायमीटर बढ़ाने का काम करता है। देखिए, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। और नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। After their growth is complete, new cells formed by division of meristematic tissue lose their ability to divide and start to perform a specific function at specific place। बाद में क्या करता है? जब इस हिस्से की ग्रोथ पूरी हो चुकी है तो क्या करता है? यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी खो जाते हैं,
वो लूज कर देते हैं अपनी कैपेसिटी, और वो उनके लिए उस स्थान पर जो भी काम है उनके लिए उनको जो काम लगाया जाता है वो करने लगते हैं। Thus, they permanently acquire a specific structure, shape and location and perform a specific function. तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनका स्ट्रक्चर हो जाता है, बदल जाता है, वो शेप एक्वायर करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर जो आवश्यक काम है वो करने लगते हैं। This is called as differentiation and permanent tissues are formed from these differentiated cells. तो इन्हें क्या कहते हैं, पहले तो ये सारे सेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक में मोस्टली सेम सेल्स होते हैं, एक ही तरह के होते हैं सेल्स, लेकिन जब वो परमानेंट होने लगते हैं तब वो डिफरेंशिएट होने लगते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ सेल्स बन जाते हैं फूड कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कुछ सेल्स कैरी क्या करने लगते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करने लगते हैं, कुछ क्या करने लगते हैं कि वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करते हैं, जो स्टेम है, जो पेड़ है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ाने का, उसकी मजबूती बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसके फंक्शन के अनुसार वो उनका स्ट्रक्चर बदलने लगता है, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। दो तरह के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल नाम में ही है, एक तरह, केवल एक टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स। उनके क्या टाइप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के? पहला है एपिडर्मिस, ये याद रखिए, डर्मा, डर्मिस यानी आउटर लेयर या स्किन जिसे कहते हैं। जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो एपी, एपी यानी बाहर का, हाइपो यानी अंदर का, ठीक है। एपिडर्मिस यानी बाहर की स्किन, सबसे बाहर वाला लेयर, एपिडर्मिस। टेक अ फ्रेश एंड फ्लेशी लीफ ऑफ रोयो, लिली और एनी अदर प्लांट। देखिए ये रोयो नाम का एक फ्लेशी, आप गूगल पर टाइप करके देख सकते हैं, ये रिया नहीं है, रोया है। तो उसको, उसका लीफ कट करके या लिली का कोई लीफ कट करके लेना है और पुल एंड प्रेस इट, टियरिंग इट ऑब्लिकली इन सच अ वे दैट इट्स ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस विल बी विजिबल एट द कट मार्जिन्स। उसे ऑब्लिकली, टेढ़ा, तिरपं कट करायचं है। और take the transparent epidermis with the help of forceps and keep it in dilute safranin solution। उसे देखिए, ये जो सेल्स होते हैं ना मोस्टली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी कलरलेस होते हैं, तो वो इजीली दिखाई नहीं देते माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उसके लिए उनको कोई स्टेनिंग करवाया जाता है, उन्हें कोई कलर लगवाया जाता है जो वो कैच कर पाते हैं इजीली। तो ये जो है सैफ्रानिन नाम का एक पिंकिश रेड कलर का एक कलर होता है, डाई होता है, तो स्टेन कहते हैं उसे। तो उसमें डुबाना है, उससे वो कलर कैप्चर करेंगे वो सेल्स, उसके कारण वो उन्हें देखना आसान हो जाएगा। फॉर 1 मिनट स्प्रेड इट ऑन अ स्लाइड, कवर इट विथ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द एंटायर आउटर सरफेस ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। देखिए पूरा जो आउटर लेयर होता है लीफ का, वो केवल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है, एक लेयर से बना हुआ होता है। दैट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। उस लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर फ्लैट एंड एज देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम अ सिंगल कंटिन्यूअस लेयर इज फॉर्म। देखिए वो जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, और उनके बीच में बिल्कुल, देखिए ये सेल्स है छोटे छोटे, तो इनके बीच में कोई सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है उनके दो सेल्स के बीच में, ठीक है। और एक पूरा कंटिन्यूअस लेयर बनाता है वो प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टरी लेयर। The epidermis of the stem and leaves is covered by a waxy layer of cuticle due to which water in the underlying parts is retained। देखिए जैसे हमारे स्किन में सीबम, मैंने बताया आपको, सीबम यानी ऑयल सिक्रीट करती है हमारी स्किन और ऑयली लेयर बनाती है स्किन के ऊपर। तो वैसे ही ये जो होता है लीफ के ऊपर भी एक वैक्सी यानी थोड़ा ऑयली लेयर होता है, उसे कहते हैं क्यूटिकल। उसके कारण लीव्स के अंदर हो या स्टेम के अंदर पानी स्टोर होता है और वाटर लॉस नहीं होता, सोलर हीट के कारण बाहर चला नहीं जाता पानी, ठीक है।
टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं? नेम ऑफ द टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। देखिए यहाँ पर डायग्राम्स है। इंटर सेलुलर स्पेसेस बहुत कम है इनमें, और वैक्यूल्स है। देखिए ये पूरा व्हाइट कलर का बड़ा सा वैक्यूल है, बड़े बड़े वैक्यूल्स है इनमें, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं थे। और ये छोटा सा ग्रीन स्पॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये अगर हम साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देंगे, इन्हें कहते हैं वर्टिकल सेक्शन, VS। अगर इनको ऐसे कट करेंगे हॉरिजॉन्टली और देखेंगे ऊपर से तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, लिविंग सेल्स विथ थीन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो होते हैं पैरेन्काइमा के सेल्स, वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, और उनके सेल वॉल थिन होती है। इतनी, देखिए यहाँ पर ये सेल वॉल्स है, इतनी थिन है, वो इतनी थिक नहीं है, मोटी नहीं है सेल वॉल। और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। लोकेशन कहाँ होता है? ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। देखिए जो भी जिनका डिवीजन समाप्त हो चुका है रूट्स और स्टेम के हिस्सों का, वहाँ पर ये होते हैं। रूट्स पर होते हैं, रूट्स में होते हैं, स्टेम्स में होते हैं, लीव्स में होते हैं, फ्लावर्स, सीड्स में होते हैं। ये फंक्शंस सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड फिलिंग वैकेंट स्पेसेस। इनका काम क्या होता है? प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना, ठीक है। और स्टोरेज ऑफ फूड, इनमें ये वैक्यूल बड़े बड़े जो होते हैं ना, इनमें बाद में फूड स्टोर किया जाता है, बाद में फूड प्रिपेयर करने के बाद उनमें स्टोर किया जाता है। फिलिंग वैकेंट स्पेसेस, जो भी खाली जगह है उनको इन सेल्स से भरा जाता है। सब टाइप्स है इनके पैरेन्काइमा के, कौन से सब टाइप्स है? क्लोरेनकाइमा ये है। लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरेनकाइमा कहाँ पर होते हैं? लीव्स में होते हैं मुख्यतः। क्लोरेनकाइमा यानी जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो होते हैं क्लोरेनकाइमा। तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करना। और दूसरा टाइप है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा यानी ये क्या होते हैं? हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स, लीव्स एंड स्टेम्स टू फ्लोट। ये जैसे कमल होता है ना, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनमें क्या होता है? उनके जो स्टेम होते हैं या उनके जो लीव्स होते हैं, उनमें एयर भरा हुआ होता है, एयर भरा हुआ होता है, ताकि वो पानी पर तैर सके, तैरते रहे। तो ये जो फ्लोटिंग कैपेसिटी होती है, वो उनके बीच में एयर भरी हुई होती है। तो ये एरेनकाइमा जो होते हैं, इन सेल्स में एयर भरी हुई होती है, इसके कारण उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। तो उसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही होते हैं केवल, उनके लीव्स और स्टेम जो है वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। और नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। देखिए क्लोरेनकाइमा इज डिफरेंट और कोलेनकाइमा इज डिफरेंट, ये आपको याद रखना है। देखिए ये ऐसे है, इनका स्ट्रक्चर है इलोंगेटेड लिविंग सेल्स विथ थिकन्ड सेल वॉल एट कॉर्नर्स ड्यू टू सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। देखिए इनके सेल वॉल थोड़े थिक दिख रहे हैं, अभी इनके बहुत पतले थे सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पर ये थिक दे रहे हैं। इनको अगर ऐसे कट करोगे और ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देंगे। ये सेल वॉल्स भी थिक दिखाई दे रहे हैं, और पर्टिकुलरली कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं। देखिए ये पिंक कलर जो है वो सेल वॉल का है। क्यों ये थिक हो जाते हैं? क्योंकि कॉर्नर्स पर वगैरह सेल्यूलोज और पेक्टिन, लकड़ी जिससे बनती है सेल्यूलोज से, और पेक्टिन ये मटेरियल्स होते हैं, वो वहाँ पर डिपॉजिट करके, वहाँ पर जमा कर करके वो मोटे हो जाते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। और इनमें भी वैक्यूल होता है, ठीक है। देखिए ये कहाँ होता है? एट द बेस ऑफ लीफ, पेटियोल, ब्रांचेस एंड स्टेम। ब्रांचेस जहाँ पर जुड़ते हैं प्लांट के मेन बॉडी से, या लीफ की डंडी जहाँ पर अटैच होती है ब्रांच से, ठीक है, वहाँ पर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा मोटा होता है वो एरिया, तो उस पार्ट में ये होते हैं ये सेल्स। इनका काम क्या होता है? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। इनके कोई सब टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये कैसे होते हैं? डेड एंड फाइब्रस सेल्स विद टेपरिंग एंड्स, सेल वॉल कंटेंस लिग्निन। ये जो होते हैं सेल्स बिल्कुल डेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इनके एंड्स टेपरिंग होते हैं, यानी नैरो एट द एंड्स
और ब्रॉड एट द मिडल, ठीक है। और फाइब्रस होते हैं यानी धागों जैसे। अगर आप बहुत मोटा पेड़ अगर उसे काटोगे तो उसमें से आउटर लेयर में या वहां पर धागे धागे दिखेंगे आपको, तो ये वो होते हैं। ये सिंपल पीट पेयर, यहाँ पर पीट्स होते हैं यानी छेद होते हैं। ल्यूमेन कैविटी होती है, अंदर हॉलोनेस होता है, ठीक है। और लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, इनके सेल वॉल्स देखिए ये सबसे थिक है। यहाँ पर लिग्निन मटेरियल जमा कर करके लिग्निन जो होता है वो थिक होते हैं सेल वॉल्स। ये कहाँ होता है? स्टेम, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कोट्स ऑफ सीड्स, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये स्टेम में होते हैं, जो अच्छा सा ग्रो किया हुआ स्टेम होता है। और वेन्स जो होते हैं लीव्स के, वेन्स आपको दिखाई देते हैं, वो मोटे से वेन्स लीफ में से दिखाई देते हैं, वहां पर होते हैं। फिर सीड का जो आउटर कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग, वहां पर होते हैं। और कोकोनट का जो बाहर का कवरिंग होता है वो वहां पर भी होता है। उनका काम क्या होता है? गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के बॉडी को, मुख्य बॉडी को रिजिडिटी देना, उसे पक्का मजबूती देना, ठीक है। ये काम होता है इनका। तो इसके कारण ये क्या होता है, इनका मजबूती काम होता है। अगर थोड़ी बहुत जख्म भी हो जाती है तो ये ऑलरेडी डेड ही होते हैं, तो इतना नुकसान नहीं होता। तो इनकी मदद होती है क्या कहते हैं उसे, मजबूती देने में। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ये हो गए ऊपर के सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से। अभी देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नेम ऑफ टिश्यू जाइलेम, फ्लोएम। जाइलेम जो होता है वो क्या करता है? वाटर को कैरी करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। देखते हैं, देखिए जाइलेम जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स। जाइलेम जो होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, मोटे सेल वॉल वाले, और डेड सेल से बने होते हैं, डेड मरे हुए सेल से। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो ऐसे बने हुए होते हैं। और इनके टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से होते हैं? इनमें ट्रैकिड्स होते हैं। ट्रैकिड्स ये जो होते हैं उनको कहते हैं वेसल्स, यानी जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे वेसल्स। और जाइलेम फाइबर्स, इन्हें कहा जाता है जाइलेम फाइबर्स, यानी धागों जैसे होते हैं लंबे लंबे। ये ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलेम फाइबर जो होते हैं वो डेड सेल से बने हुए होते हैं। और जाइलेम पैरेन्कामा जो यंग होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। इनका काम होता है वाटर को और मिनरल्स को। वाटर जो हम रूट्स क्या करते हैं, जमीन में जो पानी है और उसके साथ मिनरल्स भी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जो भी हो, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो वो एब्सॉर्ब करते हैं और पानी को रूट्स पहुंचाते हैं ऊपर बॉडी में, लीव्स तक, ब्रांचेस तक वगैरह। तो देखिए वाटर तो ऑब्वियसली रूट से ब्रांचेस तक यानी ऊपर की दिशा में ही फ्लो करेगा। लीव्स से रूट की तरफ तो वाटर नहीं फ्लो करने वाला, तो नीचे की दिशा में वाटर फ्लो करने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो है केवल ऊपर की दिशा में फ्लो करवाते हैं पानी को, ठीक है। ट्यूबलाइट कनेक्शन होता है इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ये ट्रैकिड्स इन्हें कहते हैं, वेसल एलिमेंट वगैरह। देखिए ये जो है जाइलेम और फ्लोएम को जब हम कट करते हैं किसी स्टेम को छोटे से प्लांट के, तब उन्हें भी स्टेनिंग करनी पड़ती है। वो भी दिखाई नहीं देते, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके कारण उनको पर्टिकुलर स्टेनिंग रंग लगाना पड़ता है। तो ये जो होते हैं जाइलेम को ग्रीन कलर का रंग लगवाया जाता है और फ्लोएम को पिंक कलर, यानी उनके सेल्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो केवल एक कलर को ही अपने आप पर लगा लेते हैं, उनका एफेक्शन होता है उनकी तरफ। तो उसके कारण फ्लोएम जो है वो ऐसा पिंकिश कलर अपने आप एक्वायर कर लेता है उस पर डाइज में डालने के बाद, स्टेन्स में डालने के बाद, और ये जो है वो ग्रीनिश कलर को, ग्रीन डाई को एक्वायर कर लेता है और ये पिंकिश। उससे हमें पता चलता है कौन सा जाइलेम है और कौन सा फ्लोएम है। तो ये जो है वो फ्लोएम है और ये जाइलेम है, ठीक है। फ्लोएम देखिए कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल्स। फ्लोएम जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है उनमें, और ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनमें क्या टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियल सेल्स, फ्लोएम पैरेन्कामा, ये होते हैं लिविंग सेल्स। सीव ट्यूब्स यानी ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स उन्हें कहा जाता है।
छलनी, सीव यानी छलनी, उनमें फिल्ट्रेशन की तरह छलनी होती है, छेद होते हैं, ठीक है। और कंपेनियल सेल्स, ये जो होते हैं कंपेनियल सेल्स, उनको साइड से अटैच्ड हुए होते हैं, ये होते हैं सीव ट्यूब्स अंदर वाले, ये पिंक कलर के, और ये बाहर वाले जो है वो कंपेनियल सेल, ये लाइट कलर के जो है वो। कंपेनियल सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनके साथ कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है, तो उनके कारण उन्हें कंपेनियल, साथीदार सेल, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हो गए तीन जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। इनका क्या काम है? ट्यूब्स joined to each other conduct sugar and amino acids from leaves to various parts in upward and downward direction। देखिए लीव्स, देखिए पानी कैरी करवा के ले जा रहे हैं रूट्स की इस तरफ से, उस पानी का और मिनरल्स का यूज करके लीव्स में फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड जनरेट हो रहा है, शुगर वगैरह जो भी हो, अमीनो एसिड्स जो भी फूड है वो बन रहा है। अभी वो जो फूड बन रहा है लीव्स में, वो सभी पार्ट्स को भेजना पड़ेगा ना बॉडी के, तो ये काम करते हैं फ्लोएम्स, चाहे वो ऊपर वाले हिस्से में भेजना हो या नीचे वाले हिस्से में, तो ये दोनों तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।